तो ये हमारा फिजिकल साइंस का 9th वीडियो है। ठीक है, हम लोग का जो सेकंड चैप्टर चल रहा था बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैसों का आचरण, उसी का ये 9th वीडियो है। अगर अभी तक आप लोगों ने 1 से लेकर 8 तक नंबर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, उसके थ्रू जाकर आप पहले देख लीजिए। हम लोग जो 7th वीडियो में पढ़े थे बॉयल्स का नियम क्या होता है, बॉयल्स के नियम का समीकरण P1 V1 = P2 V2 क्या होता है, उन सब चीज़ों को थ्योरी को पढ़े थे। हम लोग 8th वीडियो में पढ़े थे P1 V1 और P2 V2 का अप्लाई कैसे करता है, अर्थात न्यूमेरिकल्स जो बॉयल्स के नियम पे जो सवाल होते हैं उस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस प्रकार का सवाल होता है, वो भी हम लोग 6 को कर चुके थे। अगर आप लोगों को किसी भी सवाल में डाउट है तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, हम लोग आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे हम लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो क्या होता है, जो भी सर रहता है या भैया रहते हैं, जो भी रहते हैं आपका कुछ भी सवाल अटक जाता है तो आप क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं, वो आपका क्या करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। उसी प्रकार आप हम लोग को समझिएगा। ठीक है, आप लोग का कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, हम लोग उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तभी अच्छे से पढ़ पाओगे, नहीं तो डाउट क्लियर हो गया, कहीं पूछ नहीं पाओगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, वो बात कब आते हैं, देखो अब हम लोग बॉयल्स का नियम समझ चुके हैं क्या होता है, बॉयल्स के नियम पे सवाल क्या है, 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का कैसे आता है वो भी समझ लिया। आज हम लोग समझेंगे बॉयल्स का नियम पे 1 मार्क्स का या MCQ सवाल किस तरीके से पूछे जाता है, अति संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो वीडियो कर लेंगे उसके बाद हम लोग का बॉयल्स का नियम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बॉयल्स पे जिस प्रकार से भी सवाल आएगा आप करने के योग्य हो जाएंगे। ठीक है, आप उस सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, बॉयल्स के नियम पे किस प्रकार से 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, आप लोग इसे पढ़ें, ध्यान से इसको पढ़िएगा, आपका हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बॉयल के नियम में किन भौतिक राशियों को स्थिर रखा गया है। ठीक है, किन भौतिक राशियों को स्थिर रखा गया, पहले हम लोग समझते हैं भौतिक राशि होता क्या है। तो जिन चीज़ों को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। ठीक है, क्या आप दबाव को माप सकते हैं, हाँ भैया दबाव 2 ATM 3 ATM माप तो सकते हैं ना, तो वो क्या कहलाएगी, भौतिक राशि। क्या आयतन को माप सकते हैं, हाँ भैया किसी भी चीज़ का आयतन को माप सकते हैं लीटर में या मिलीलीटर में, तो दबाव भी आयतन भी क्या कहलाएगा, यहाँ पे एक भौतिक राशि कहलाएगा। टेम्परेचर को भी माप सकते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस केल्विन में माप सकते हैं, या फिर गैस की मात्रा 1 ग्राम 2 ग्राम कितना भी गैस है उन सब चीज़ों को माप सकते हैं। तो हम यहाँ पे समझ रहे हैं इन चारों चीज़ों को, इसके अलावा भी बहुत सारी भौतिक राशियाँ होती है, लेकिन इस चैप्टर में इन चारों चीज़ों की जरूरत पड़ेगा। अगर हम कभी भी बोले भौतिक राशियाँ मतलब हम किन चीज़ों का बात कर रहे हैं, दबाव, आयतन, तापमान और गैस की मात्रा का बात कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे समझते हैं बॉयल के नियम में किन भौतिक राशियों को स्थिर रखा गया। स्थिर रखा गया मतलब उसको परिवर्तित ना किया गया है। ठीक है, P1 V1 और P2 V2 जब हम फॉर्मूला निकाले थे हम क्या बोले थे, आसपास का जो तापमान रहेगा और गैस की मात्रा रहेगी क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। तो हम बोल सकते हैं कि बॉयल के नियम में किन किन चीज़ों को स्थिर रखा गया, कभी परिवर्तित नहीं किया गया, कभी चेंज नहीं किया गया। वो चीज़ें क्या थी, गैस का तापमान, गैस के आसपास का तापमान और गैस की मात्रा। तो हम बोल सकते हैं तापमान और मात्रा या स्थिर रखा गया, स्थिरांक नहीं बोला गया है। ठीक है, स्थिर रखा है मतलब उसको चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पे जितना टेम्परेचर था इस पात्र में दबाव डालते समय जितना टेम्परेचर था, अंदर में जितना गैस था, दूसरे पात्र में दबाव डालते समय उतना ही आसपास का टेम्परेचर था, उतना ही अंदर का गैस था। तो हम बोल सकते हैं दोनों जगह तापमान को और गैस की मात्रा को क्या रखा गया, स्थिर रखा गया, रिमेनिंग सेम रखा गया, चेंज नहीं किया गया। ठीक है, बॉयल के नियम के अनुसार किन भौतिक राशियों का गुणनफल हमेशा स्थिरांक होता है। ठीक है, तो ये चारों हमारा क्या है, भौतिक राशि है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारा है, लेकिन अभी इस चैप्टर में 4 को ही समझो। ये 4 क्या भौतिक राशि है। अच्छा बताओ किन दोनों का गुणनफल हमेशा स्थिरांक होता है। तो भैया हमको बॉयल का नियम पता है, V विलोमानुपाती 1/P होता है, Vp = K/P होता है और Pv = K होता है। मतलब ये जो भैया दबाव है और आयतन है इन दोनों को गुना कीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा, एक स्थिर राशि आएगा, 2 3 कुछ ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, उसी प्रकार तो हम निकाले थे भैया P1 V1 का जो भी वैल्यू आएगा P2 V2 का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, वही आएगा। मतलब गैस का दबाव और गैस का आयतन का जो गुणनफल होगा वो हमेशा क्या होगा, स्थिर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, गैस का दबाव और आयतन ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनका गुणनफल हमेशा क्या होता है, स्थिरांक होता है। कब, जब तापमान और मात्रा को स्थिर रखोगे तब। ये भी चीज़ याद रखना। बॉयल के नियम के अनुसार गैस के आयतन और गैस का दबाव में कैसा संबंध होता है। तो तुमको पता है किसी पात्र में रखे गैस पे
दबाव बढ़ेगा, आयतन क्या होगा, घटेगा। एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरा चीज़ घट रहा है, तो इन चीज़ों में, इन दोनों चीज़ों में कैसा संबंध है, विलोमानुपाती संबंध है। तो हम बोल सकते हैं बॉयल के नियम के अनुसार गैस के, देखो ना यहाँ भी तो वही है, विलोमानुपाती संबंध है ना, तो गैस के नियम के अनुसार, गैस के मैंने बॉयल के नियम के अनुसार गैस के आयतन और दबाव में कैसा संबंध है, विलोमानुपाती संबंध है। इसको अच्छे से लिख लेना, विलोमानुपाती, या इसी को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे भी ऑप्शन में दिया रहेगा, 4 को कर देना, या फिर ऐसे भी दिया रहेगा तो ये टिक कर देना, ठीक है। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गया ना। ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखेगा। अगर बॉयल के नियम के अनुसार आयतन और दबाव में कैसा संबंध है, ऐसा या इस प्रकार का ऑप्शन दिया रहेगा तो किसी भी टिक कर देना, कोई एक दिया रहेगा आपका, ठीक है। इनमें से कौन बॉयल के नियम का समीकरण नहीं है, तो इनमें से कौन, बॉयल का नियम का समीकरण क्या है, P1 V1 = P2 V2। ये क्या है, बॉयल के नियम का समीकरण है, सटीक समीकरण है, सही समीकरण है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो बॉयल का नियम का समीकरण नहीं है, मतलब ये सूत्र, इनमें 4 सूत्र दिया है, कोई एक होगा जो गलत होगा, बाकी 3 क्या होगा, सही होगा। तो भैया हमको तो बॉयल के नियम का एक ही सूत्र पता है, P1 V1 = P2 V2 होता है, तो बाकी का जो 3 सही है यहाँ पे और एक हमको पता है, ये वाला पता है, तो भैया ये दोनों कहाँ से आ गया, तो ये बाकी जो 2 होगा वो तो सही होगा ना एक के अलावा, ठीक है भैया, वो दोनों सही कैसे होगा, ठीक है। उसको समझने के लिए मैथ, सिंपल सा मैथ चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, और उस चीज़ों को समझने के लिए सिंपल सा आपको मैथ चाहिए, मैथ की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैथ की क्या ज़रूरत है भैया, तो वही देख लो भाई, मैथ का क्या ज़रूरत है, सिंपल सा मैथ चाहिए आपको। देखो, अच्छा हमको पहला बात तो ये पता है ना, P1 V1 = P2 V2, ये क्या है, बॉयल का नियम का समीकरण है। तो भैया कौन समीकरण नहीं है, मतलब ये तो है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये काट दिए, ये क्या है, इसको काटना, मैंने ये समीकरण तो है, बॉयल का नियम का समीकरण है, मतलब ये मेरा आंसर यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पूछा है कौन नहीं है, ये तो है, मतलब इसको काट दो, ये तो नहीं हो सकता आंसर मेरा, ठीक है। अब देखो इसको देखो, इसको देखो, ये क्या है, 2 नंबर देखो, 1 नंबर तो मेरा आंसर नहीं होगा, 2 नंबर देखो, P1 P2 = हम क्या ले सकते हैं, V1 V2 V1 लिखे। अच्छा चलो इसी चीज़ ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, देखो अगर हम इसका गुना इससे कर दे तो क्या होगा, P1 V1 = P2 V2 हो जाएगा ना। मतलब इसी चीज़ को तोड़ मरोड़ के क्या लाया गया है, P1/P2 और V2/V1। इसी चीज़ को अगर सॉल्व करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। मतलब ये चीज़ जो है वो किसके बराबर है, इन चीज़ों के बराबर है। देखो ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो वापस तो यही आ जाएगा। ये तो बॉयल्स का नियम है, बॉयल्स का समीकरण नहीं है ना, मतलब ये भी क्या होगा, बॉयल्स का समीकरण होगा। तो मेरा आंसर ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला करते हैं, ये तो गलत, ये वाला अभी देखो, ये वाला थोड़ा देर बात करते हैं, ये देखो करते हैं। 4 नंबर देखो क्या है, P1 V2 = P2 V1। अभी देखो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तुम, इसको भी इधर गुना कर दो, इसको इधर गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो P1 V1 = क्या हो जाएगा, P2 V2। ये भी क्या आ गया, बॉयल्स का नियम का समीकरण ही तो निकल गया अल्टीमेट, ठीक है। ये तो बॉयल्स का नियम के समीकरण को ही तोड़ मरोड़ के ऐसे लिख दिया है, ठीक है। मैथ तो सिंपल से आता है ना, एक ही फॉर्मूला को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, उधर जाकर गुना हो जाता है, इस तरीके से आता है, उसी तरीके से यहाँ भी कर दिया। मतलब ये भी क्या है, बॉयल्स का नियम का समीकरण है, मतलब ये भी क्या हो सकता है, यहाँ आंसर नहीं हो सकता। तो ये देखो P1 P2 = क्या है, V1 V2, ये बॉयल्स का नियम का समीकरण नहीं है। किसी भी तरीके से इसको तोड़ मरोड़ के तुम ये वाला नहीं ला सकते। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बोला है गैस का प्राथमिक दबाव और प्राथमिक अंतिम दबाव = क्या, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के बराबर होगा, ये कभी होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे बॉयल्स का नियम का समीकरण कौन नहीं है, ये P1 × P2 = V1 × V2, ठीक है, वो बॉयल्स के नियम का समीकरण नहीं है। इस चीज़ को आराम से सॉल्व करना अच्छे से, ठीक है। ये समीकरण है, इसी चीज़ को तोड़ मरोड़ को ये लाया गया है, तो ये भी क्या, वो समीकरण है। और इसी चीज़ को तोड़ मरोड़ को ये लाया गया, तो भी क्या है, बॉयल्स के नियम का समीकरण का ही एक अलग रूप है, लेकिन ये बॉयल्स के नियम का समीकरण नहीं है। इस चीज़ को आराम से करना, ठीक है, समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। अब लास्ट देखो
लास्ट देखो, लास्ट एक सवाल है, ठीक है। ये देखो आंसर उसको करना कुछ है नहीं, ठीक है। वही P1 V1 इक्वल टू P2 V2 को ही तोड़ मरोड़ के वो 4 ऑप्शन में दे दिया, जिसमें एक ऑप्शन क्या है, 3 नंबर ऑप्शन गलत है। बाकी का जो ये 2 को याद करने का जरूरत नहीं है, तुम इधर किसी एक को इधर करना, किसी एक को उधर करना, P1 को इधर करना, P2 को इधर करना, अपने आप वो आते रहेगा। प्रैक्टिस एक बार करो, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखो, ये क्या बोला, अगर किसी गैस का आयतन अपने प्रारंभिक मान का 3 गुना हो जाए, प्रारंभिक मान का क्या हो जाए, 3 गुना हो जाए, और गैस का दबाव अपने प्राथमिक मान का कितना गुना घटेगा, गैस का जो दबाव है अपने प्राथमिक मान का कितना गुना घटेगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स से 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको 1 मार्क्स से MCQ में भी दे सकता है आराम से, ठीक है। तो इसको सिंपल सा सॉल्व हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अगर तुम लोग को आता है इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, अगर तुमको आता है तो अभी जल्दी सॉल्व कर दो, और नहीं आता तो यहाँ पे देख लो, ठीक है। जल्दी सॉल्व कर दो, ये कर लोगे तुम लोग, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करो, कर लिए, अब मैच कर लो थोड़ा। ये हम लोग 8th वीडियो में इस प्रकार का सवाल किए थे, यहाँ 2 गुना था, यहाँ 3 गुना दे दिया है, ठीक है। तो देखो बोला है अगर किसी गैस का आयतन अपने प्रारंभिक मान का 3 गुना बढ़ जाए, मतलब अगर गैस का प्रारंभिक मान V1, प्रारंभिक मान मतलब V1 x होगा, तो V2 कितना होगा, अंतिम आयतन कितना होगा, 3x होगा। यही तो बोला है, अगर किसी गैस का जो आयतन होगा वो अपने प्राथमिक आयतन का, प्रारंभिक मतलब प्राथमिक, वही इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, उसका 3 गुना बढ़ जाए, मतलब x है तो ये कितना होगा, 3 × x। हम लोग 8 नंबर वीडियो में ये सब सवाल कर चुके हैं। तो बोला है तो अंतिम दबाव अपने प्राथमिक मान का कितना गुना घटेगा। माना प्राथमिक मान क्या है, P1, ठीक है। P1 को y मान लिए, क्या मान लिए, y मान लिए, ठीक है। तो बोला है P2 क्या होगा, P2 क्या होगा। तो यही हम लोग को बॉयल के नियम का समीकरण क्या है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यही तो, P1 कितना है y, और ये कितना है x, ये कितना है पता नहीं, और ये कितना है 3x, x से x यहाँ पे कट जाएगा। अब P2 इक्वल टू क्या होगा, ये 3 इधर आके क्या आ जाएगा, y/3। मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं ये y क्या था मेरा, y को हम क्या माने, गैस का प्राथमिक दबाव, गैस का प्रारंभिक या प्राथमिक दबाव, y तो वही है, y का वैल्यू क्या है, गैस का प्राथमिक दबाव है ना, और 3 से क्या है डिवाइड है, और क्या निकल रहा है, ये P2 क्या है, गैस का अंतिम दबाव। तो बोलते हैं गैस का अंतिम दबाव, गैस के प्रारंभिक दबाव का क्या है, 3 डिवाइड है, मतलब 3 गुना घट गया। बोले थे ना डिवाइड कर देंगे मतलब उतना गुना क्या हो गया, घट गया। तो गैस का अंतिम दबाव जो होगा, गैस का जो भी प्राथमिक दबाव होगा उसका क्या होगा, 3 गुना कम होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 3 गुना घट जाएगा। कितना गुना घटेगा बोला है ना, तो कितना गुना घटेगा, 3 गुना घट जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें तुमको समझ में आ रही होगी, क्योंकि तुम 8 नंबर वीडियो उसमें इस प्रकार के सवाल किए थे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो हमको बोलना, हम फिर से करवा देंगे इस टाइप के सवाल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम लोग समझने की कोशिश करो। बोला था गैस का अपने प्राथमिक मान का कितना गुना घटेगा। देखो ये गैस का प्राथमिक मान है, गैस के प्राथमिक मान को 3 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, गैस का अंतिम दबाव निकल जाएगा, गैस का अंतिम दबाव निकल जाएगा ना। तो ही प्राथमिक मान 9 होगा, और 9 को 3 से डिवाइड कर दो तो ये कितना होगा, 3 होगा। अब बताओ 9 है और ये अगर 3 होगा तो कितना गुना घटा है, 3 गुना ही घटा है ना। तो ही बोले यहाँ 3 गुना घट गया। तो समझ में आ गया, 5 सवाल तुमको समझ में आया, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। और थ्योरी वाला सवाल जो 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम करवाते हैं, पहले इसको करो। अब इन 2 क्वेश्चनों को देखेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसीलिए तुम लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। बोलेगा बॉयल के नियम में जो स्थिरांक k है उसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, अर्थात P1 Pv का जो गुणनफल है k, इसका जो मान है इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये किन किन चीज़ों पे, किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। तो इतना याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आया 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन में आया तो इतना याद रखना, जो Pv है अर्थात दबाव और आयतन का जो गुणनफल वो क्या होता है, एक स्थिरांक होता है। स्थिरांक मतलब इसका कुछ ना कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, मतलब 2, 3, 4, 10, 20 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और 2 होगा, कब 2 होगा, कब 3 होगा, कब 4 होगा, अलग अलग होता है, ठीक है। कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा, ठीक है। वो कब
क्या क्या होगा, वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा। तो गैस की मात्रा अर्थात पात्र में कितना तुम गैस लिया है, अंदर में कितना गैस है, ठीक है, और गैस लिया फिर दबाव डालेगा, फिर आयतन का गुणनफल करेगा। तो उस समय अगर ज़्यादा माने जितना गैस है अंदर में उसी हिसाब से इसका जो वैल्यू है, के का वैल्यू क्या होगा, बदलेगा, ठीक है। ज़्यादा है तो ज़्यादा आएगा, कम है तो कम आएगा। इस तरीके से जो गैस की मात्रा है उसके कारण ये जो के का वैल्यू क्या होता है, वो बदलते रहता है, ठीक है। उसी प्रकार गैस का तापमान, आसपास का जो तापमान होगा वो अगर ज़्यादा होगा तो के का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा कम होगा इतना नहीं समझना है तुमको, इतना समझना है अगर अभी तुम दबाव डाले P और आयतन है जिसके कारण आयतन है V, यहाँ पे टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, यही फिर इसी पात्र में इतना ही गैस लेके तुम दबाव डालेगा P और आयतन रहेगा V, और उस समय जो आसपास का टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो उस समय जो के का वैल्यू होगा पी भी करके जो के का वैल्यू निकालेगा वो थोड़ा अलग आएगा, ठीक है। मतलब के का जो मान है वो किस पे निर्भर करता है, आसपास के तापमान पे, और आयतन और दबाव की इकाई, आयतन और दबाव की इकाई पर भी निर्भर करता है। अगर तुम मिलीलीटर में लेगा और एटीएम में लेगा तो उस समय के का वैल्यू कुछ अलग आएगा। इसको देखो 100 में, इसको एटीएम में लेगा, इसको मिलीलीटर में लेगा तो उस समय के का वैल्यू अलग आएगा। अगर इसको एटीएम में लेगा, इसको लीटर में लेगा तो उस समय दोनों का गुणनफल करेगा तो के का वैल्यू अलग अलग आएगा। मतलब जिन जिन इकाइयों में तुम इसका वैल्यू लेगा उस तरीके से के का मान क्या होगा, चेंज करेगा। इसको थ्योरेटिकल है, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब पूछा जाता है एक्वेरियम मतलब मछली के घर में जब पानी के बुलबुले नीचे से ऊपर जाते हैं तो उनका आकार बढ़ने लगता है, क्यों? देखो बुलबुला पानी का बुलबुला होता है क्या, इस प्रकार का पानी का तुम बुलबुला देखा होगा। एक्चुअली में पानी इस तरीके से चारों तरफ से घेरा रहता है, बीच का जो खाली स्थान रहता है उसमें क्या रहता है, गैस रहता है, उसमें क्या रहता है, गैस रहता है। जो पानी का बुलबुला होता है चारों तरफ से तुमने देखा होगा, ठीक है। पानी का बुलबुला के बीच में ये जो खाली स्थान तुमको दिखाई देता है ना, उसमें कौन भरा रहता है, गैस भरा रहता है। तो देखा होगा एक्वेरियम मतलब मछली का जो घर होता है उसमें यहाँ से बुलबुले निकलते हैं, तुम लोग यहाँ देख सकते हैं फोटो, ठीक है। यहाँ से बुलबुले निकलते हैं, ये पानी बुलबुले क्या है, एक्चुअली में अंदर में क्या है, गैस भरा हुआ है, बुलबुले निकलते हैं। लेकिन ये बुलबुले जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ये बुलबुलों का जो आकार है, बबल्स का जो आकार है, साइज है, वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पे भी बॉयल्स के नियम के अनुसार इस चीज़ को समझा जा सकता है, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे या कारण बताओ या रीजन बताओ, ठीक है। तो इस प्रकार देखो पानी के अंदर जितना तुम नीचे रहेगा, गहराई में रहेगा, दबाव क्या होगा उतना ज़्यादा होगा, दबाव क्या होगा उतना ज़्यादा होगा। इन चीज़ों को याद रखा। इसलिए देखा समुद्री जो गोताखोर होते हैं जो पानी के अंदर जाते हैं, बहुत नीचे चल जाते हैं ना, तो उस पर इतना दबाव पड़ता है, पानी के सरफेसेस जो रहता है, पानी ऊपरी वाला जो पानी का तल रहता है उस पर इतना दबाव पड़ता है कि आँख जो खून निकलने, कान नाक से खून निकलने लगता है। क्योंकि जितना पानी के अंदर जाएगा ना, तुम पे जो दबाव है लगेगा कोई तुमको और बहुत ज़ोर से दबाते जा रहा है जितना गहराई में जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं पानी के जो बुलबुले निकलना स्टार्ट करते, कहाँ से निकलना, इस जगह से, मतलब बहुत गहराई नीचे से बुलबुले क्या होते हैं, निकलना स्टार्ट करते हैं। मतलब इस बुलबुला पे आसपास का जो दबाव होगा वो क्या होगा, इस बुलबुले की तुलना में ज़्यादा होगा। और अगर दबाव ज़्यादा होगा तो किसी पात्र में गैस भरा है, ठीक है, किसी पात्र में समझ लो गैस भरा, उस पर दबाव अगर ज़्यादा होगा तो गैस का आयतन क्या होगा, कम होगा। समझ लो ये पात्र है, क्या है, पात्र है और अंदर में क्या भरा है, गैस भरा है। अगर इसके चारों तरफ से दबाव ज़्यादा पड़ेगा तो इसका आकार क्या होगा, कम होगा, आयतन कम होगा, मतलब आकार क्या होगा, आयतन अब इतना दूर में गैस सिमट जाएगा तो बुलबुलों का आकार भी क्या होगा, छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाता है ये बुलबुले, जैसे जैसे ऊपर जाता है गहराई क्या होता है, कम होता है। गहराई जैसे जैसे कम होगा उस पर जो चारों तरफ से लगने वाला दबाव है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। अगर बुलबुलों पे लगने वाला दबाव कम होगा तो उस अंदर में जो गैस है वो क्या होगा, फैलेगा। अगर गैस फैलेगा तो बुलबुला का आकार भी क्या होगा, बड़ा होगा। इसीलिए जैसे जैसे बुलबुला ऊपर जाता है उस पर लगने वाला दबाव क्या होता है, कम जाता है, जिसके कारण अंदर का जो गैस होता है वो फैलने लगता है, उसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, जिसके कारण बुलबुलों का भी आकार क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होते रहता है। तुम लोग ये सब चीज़ें देखा होगा, आज समझ गया होगा। पानी के अंदर गहराई में जितनी पानी के अंदर जितनी गहराई होती है दबाव उतना ज़्यादा, जितना अंदर जाएगा दबाव क्या होगा उतना ही ज़्यादा पड़ेगा। चूँकि जब पानी के बुलबुले अधिक गहराई में होते हैं तो उन पर लगने वाला दबाव ज़्यादा होता है, जिसके कारण बुलबुलों के अंदर के गैस का आयतन क्या होता है, कम होता है। जब बोले ये बुलबुला क्या है, अंदर नीचे है, गहराई में है, तो इस पर लगने वाला दबाव क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण अंदर में जो गैस है वो क्या होगा, सिमट जाएगा छोटे से जगह में। मतलब जो बुलबुला है उसका आकार क्या होगा, उस समय छोटा होगा। लेकिन जैसे जैसे ये बुलबुले ऊपर जाते हैं बुलबुलों पर पड़ने वाला दबाव क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण गैस का जो आयतन है
बढ़ने लगता है और बुलबुलों का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे ये जाते हैं अंदर, जो आसपास का दबाव था वो धीरे धीरे कम होता है, जैसे गैस धीरे धीरे फैलने लगता है, गैस फूलेगा तो गैस फैलने लगेगा तो बुलबुला भी क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होते दिखाई देगा तुमको। धीरे धीरे ये बुलबुला क्या होता है, बड़ा होते दिखाई देता है। तो ये तुमको क्वेश्चन तो समझ में आया होगा, ठीक है। इसको जल्दी से कर लो अभी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बॉयल्स के नियम पर आधारित 3 ग्राफ है उसको करते हैं, फिर ये पूरा चैप्टर मैंने पूरा किया, बॉयल्स का जो एक पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी लिख लो। अब हम लोग क्या करेंगे, बॉयल्स के नियम से संबंधित कुछ ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग का टॉपिक रहेगा ग्राफ। ग्राफ तुम्हारा 1 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है। ग्राफ तुमको सिर्फ यहाँ पे हम समझा देंगे, उसी को याद करना, उसी को प्रैक्टिस करना, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। तुम लोग 9 में 8 में ग्राफ पेपर, जो ग्राफ कॉपी आता है उस पर तुम लोग ग्राफ का रचना किया ही होगा, ठीक है। रेखा चित्र ग्राफ की रचना तुम लोग करता ही होगा, ठीक है। उसी चीज़ को हम लोग को पढ़ना है। जैसे तुम लोग 9 क्लास में अगर थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा तो वहाँ पर देखा होगा एक्स और वाई का ग्राफ बनाते थे हम लोग, ठीक है। एक्स का अलग वैल्यू रहता था, एक्स का वैल्यू 4 है तो उस समय वाई का वैल्यू समझ लो 6 आ गया, एक्स का वैल्यू 7 है, 8 है, ऐसे कुछ आते रहता था, अलग अलग वैल्यू आता था, ऐसा कुछ आता था ना, ऐसा कुछ माने ये ऑर्डिनरी कुछ भी वैल्यू, रैंडम वैल्यू ले लिए, ऐसा कुछ आता था। फिर हम लोग क्या करते थे, एक लाइन खींचते थे, इधर x लिखते थे, इधर y लिखते थे, x का वैल्यू 4 बैठाते थे, y का वैल्यू 6 बैठाते थे, फिर x का वैल्यू 8 बैठाते थे, y का वैल्यू ऐसे करके बैठाते थे, ठीक है। और हम लोगों को सारे पॉइंटों को मिला के क्या मिलता था, एक ऐसी रेखा मिल जाती थी, ठीक है। तो ये जो मिली ये क्या है, x और y के बीच ग्राफ है तो हम बोलेंगे x वर्सेस y ग्राफ, x वर्सेस y ग्राफ। इसको क्या बोलेंगे, x और y के बीच ग्राफ है तो हम बोलेंगे x वर्सेस y ग्राफ। मतलब x का कुछ वैल्यू होगा, y का कुछ वैल्यू होगा, दोनों को मिलाने पे क्या होगा, x का वैल्यू बैठाओगे, फिर y का वैल्यू बैठाओगे, फिर इन दोनों को ऐसे मिलाओगे तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, फिर इन दोनों को ऐसे मिलाओगे तो यहाँ इन सारे पॉइंटों को मिला दोगे तो इस प्रकार का कोई एक तुमको सीधा रेखा मिलेगा, या फिर कभी कभी ऐसे टेढ़ा भी मिलता है, या कभी कभी ऐसे भी मिलता है, ठीक है। तो क्या होता है, x का अलग वैल्यू लेंगे, y का अलग वैल्यू लेंगे, और दोनों को मिलाने पे इस प्रकार का एक रेखा मिल सकता है। अलग जो पॉइंट मिलेगा, दोनों को अलग अलग वैल्यू को मिलाने पे दो एक एक पॉइंट मिलते जाएगा, और सारे पॉइंटों को मिलाते जाओगे तो क्या होगा, इस प्रकार का कभी सीधा रेखा खींचेगा, कभी इस प्रकार का, कभी इस प्रकार से रेखा खींचेगा। इसी को तुम 11 में आराम से डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। अभी हम लोग को सिर्फ इतना पढ़ना है कि ये जो चीज़ है, ये जो है इसको, ये इसका एक अलग, ये जो सीधा रेखा है इसका एक अलग नाम है, ये जो इस प्रकार का टेढ़ा रेखा है इसका एक अलग नाम है, इसका जो अलग नाम है, ठीक है। हर एक ग्राफ का जो ये वाला लाइन होता है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, अलग अलग पॉइंटों को मिला के जो लाइन बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग रेखा चित्र। क्या बोलते हैं, या इंग्लिश में कर्व बोलते हैं, इंग्लिश में कर्व बोलते हैं या रेखा चित्र बोलते हैं। बस इतना तुमको समझना है, x का अलग वैल्यू होगा, y का अलग वैल्यू होगा, इधर x बैठा देंगे, इधर y बैठा देंगे, x का वैल्यू बैठाएंगे, y का वैल्यू बैठाएंगे, फिर एक पॉइंट मिलेगा, फिर x का वैल्यू अलग, y का वैल्यू अलग, फिर एक पॉइंट मिलेगा, सारों पॉइंटों को मिला देंगे। इस प्रकार का एक लाइन खिंचाएगा, या इस प्रकार का टेढ़ा लाइन खिंचाएगा, उसको हम कर्व बोलते हैं या रेखा चित्र बोलते हैं। बस इतना तुमको अभी समझ लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बॉयल्स के नियम में जो p और b है, p का अलग मान लेंगे, v का अलग मान लेंगे, ठीक है, और दोनों को अलग अलग मान को एक ग्राफ पेपर में बैठाएंगे तो किस प्रकार का हमको ये लाइन मिलेगा, उसी चीज़ को हमको सिर्फ पढ़ना है। 1 मार्क्स का तुमको क्वेश्चन पूछेगा, तुम लोग इसको अच्छे से हम समझा देंगे, अभी तुम लोग अच्छे से इसको याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना। पहला जो क्वेश्चन पूछेगा बोलेगा P वर्सेस V ग्राफ का अंकन करे। P वर्सेस B ग्राफ का अंकन जैसे ही बोलेगा तो तुम P वर्सेस B, जैसे x वर्सेस y होता है उसे P वर्सेस B, एक तरफ P भर लो, एक तरफ V भर लो, एक तरफ एक एक्सिस में, इधर वाले एक्सिस में, इधर वाले अक्ष में, इधर वाले लाइन में हम P का अलग अलग वैल्यू बैठाएंगे ऐसे ऐसे करके, और इधर वाले लाइन में उस समय V का जो भी वैल्यू होगा ऐसे ऐसे बैठाएंगे, और P का वैल्यू बैठाओगे, V का वैल्यू बैठाओगे, मिलाते जाओगे ना तो तुमको जो लाइन मिलेगा कुछ इस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से एक लाइन मिलेगा। इसको याद कर लेना पेंसिल से। जब भी बोलेगा P मतलब दबाव वर्सेस V मतलब P का वैल्यू कुछ होगा, उसके समय V का वैल्यू कुछ अलग होगा, फिर P का वैल्यू कुछ अलग होगा, V का वैल्यू अलग होगा, और उन दोनों को मिलाते जाओगे, जैसे P का वैल्यू यहाँ है, V का वैल्यू इधर, इन दोनों को मिलाते जाओगे तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, फिर यहाँ पॉइंट मिलेगा, ऐसे ऐसे करके पॉइंट मिलेगा, सारे पॉइंटों को मिला दोगे तो उस समय जो ग्राफ बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, P वर्सेस V ग्राफ। इसको जब भी बोलेगा तो पेंसिल से बोलेगा, ऐसे ही क्वेश्चन 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा P वर्सेस V ग्राफ का अंकन करें, तो इस तरीके से कर देना, पेंसिल से सब कुछ बना देना, ठीक है। अब ये जो लाइन है, इस लाइन का एक नाम है, ये जो कर्व मिला उस लाइन का एक नाम है, उसी को बोलते हैं प्रकृति। क्या बोलते हैं, प्रकृति। बोलेगा ये जो P वर्सेस B ग्राफ है उसका प्रकृति क्या है, तो प्रकृति मतलब इस लाइन, कैसा लाइन बना है, ठीक है, उसका नाम लिखना है। तो बोलोगे P वर्सेस V ग्राफ का रेखा चित्र, P वर्सेस B ग्राफ के रेखा चित्र को आयताकार
वृत्ताकार परावलय या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। अब तुमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, भैया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या आयताकार पैराबोला क्या होता है। तो इसको देखो, ये 9 में पढ़ाया जाता है थोड़ा मोड़ा, ये 11 में डेप्थ में पढ़ाया जाता है। अभी समझाएंगे तो तुमको 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए उतना माथा खींची करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा याद रखना, P वर्सेस B ग्राफ का अंकन करने बोलेगा तो इस प्रकार से तुम करके आना पेंसिल से। अगर पूछेगा P वर्सेस B ग्राफ का प्रकृति क्या है तो ये लिख के आना, ऑप्शन में तुम्हारा सही हो जाएगा। समझ में आ गया। P वर्सेस B जब भी बोलेगा, P वर्सेस B जब भी बोलेगा, फिर क्वेश्चन पूछता है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है P वर्सेस 1/v ग्राफ का अंकन करें। तो इसमें भी क्या करना है, 2 एक्सिस लेना है, पेंसिल की सहायता से खींचना है, इधर 1/v लिख देना है। P वर्सेस 1/v बोला, इधर P लिखना है, ठीक है। मतलब P का वैल्यू कुछ होगा, ठीक है, और उस समय V का कुछ वैल्यू होगा। V के वैल्यू को 1 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखो P का वैल्यू अलग होगा, उस समय V का वैल्यू अलग होगा। इस V का वैल्यू को 1 से डिवाइड करके जो भी चीज़ आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। और इन दोनों के बीच अगर हम इसका अलग वैल्यू इसका अलग वैल्यू लेके अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो वो क्या होगा, ऐसे जाएगा, इस प्रकार से सीधा रेखा एक बनेगा। इसका वैल्यू भी लेंगे यहाँ पे, P का वैल्यू यहाँ लेंगे, मिलाएंगे, ऐसे मिलेगा। फिर यहाँ पे अलग लेंगे, यहाँ पे अलग लेंगे, फिर ऐसे मिलेंगे। तो इस प्रकार से एक सीधी रेखा जाएगी। तुमको पेंसिल की सहायता से अच्छे से याद कर लो, पेंसिल की सहायता से बना देना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं उद्गम। क्या बोलते हैं, उद्गम। जहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उद्गम। ये जो P वर्सेस V ग्राफ की रेखा चित्र बोलेगा, प्रकृति। अगर बोलेगा P वर्सेस 1/v ग्राफ का अंकन करें तो ये यहाँ तक करके आ जाना पेंसिल की सहायता से, 1 मार्क्स तुमको पक्का मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ है नहीं। जब आगे चल के पढ़ोगे हायर स्टडी में तो तुमको यहाँ ये चीज़ें समझ में आ जाएगी अच्छे से। ये चीज़ें है क्या, देखो P का वैल्यू अलग होगा, ठीक है। P का वैल्यू 2 ATM होगा तो V का उस समय कुछ वैल्यू होगा। P का वैल्यू 4 ATM होगा तो V का अलग वैल्यू होगा, ठीक है। तो P का अलग अलग वैल्यू बैठाओ और V का जो भी वैल्यू आया, 2 ATM पे कुछ V का वैल्यू आएगा, 4 ATM पे V का कुछ वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को 1 से डिवाइड करके जो भी चीज़ आए उसको यहाँ पे लिखो, ठीक है। और 2 ATM पे 1/v का वैल्यू कुछ आएगा, 3 ATM पे कुछ और आएगा। इन सब चीज़ों को मिलाते जाओगे तो ये क्या होगा, एक इस प्रकार का एक लाइन तुमको बीच में सारे पॉइंटों को मिलाने पे इस प्रकार का लाइन मिल जाएगा। उसी को क्या बोलेंगे, इसकी ये जो ये है उसकी क्या बोलेंगे, इस रेखा, ये जो ग्राफ है, ये जो रेखा चित्र, उसकी क्या बोलेंगे, प्रकृति। तो प्रकृति क्या है, उद्गम से एक सीधी रेखा। बस इस चीज़ को इतना याद रखना है, इतना ही तुम्हारा एग्जाम में पूछेगा। बोलेगा P वर्सेस 1/v, ये P वर्सेस V है, P वर्सेस 1/v ग्राफ का अंकन करें तो यहाँ ये वाला करके आना। बोलेगा प्रकृति क्या है तो ये उद्गम से देखो, ये ओरिजिन से एक सीधी रेखा चली गई। लेकिन ये जो कर्व है वो क्या ओरिजिन से यहाँ से है, यहाँ से कुछ इसका लेना देना है, इसको तो ओरिजिन बोलेंगे। जहाँ से P अक्ष खींचे हैं, जहाँ से V अक्ष खींचे उसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। इतना तो तुम लोग को पता है, उद्गम बोलेंगे। क्या इस जो कर्व है उसका यहाँ से कुछ लेना देना है, नहीं। तो इस प्रकार के कर्व को, इस प्रकार के टेढ़े कर्व को हम क्या बोलेंगे, आयताकार परावलय, ठीक है। और इस प्रकार के जो P वर्सेस 1/v ग्राफ का जो प्रकृति होगा वो क्या होगा, उद्गम से सीधे होगा। बोलेगा आयताकार परावलय किस प्रकार के ग्राफ में आता है, तो P वर्सेस V ग्राफ का जो रेखा कर्व है वो क्या होता है, आयताकार परावलय होता है। और तीसरा बोलेगा PV वर्सेस PV मतलब दबाव इंटू आयतन, दबाव इंटू आयतन वर्सेस P ग्राफ का अंकन। तो P वर्सेस PV मतलब P का वैल्यू अलग होगा, V का वैल्यू अलग होगा, दोनों को गुना करो, ठीक है। और P का वैल्यू के साथ ग्राफ बनाओ। इधर समझो, इधर देखो P का वैल्यू 2 है, P का वैल्यू कुछ होगा, उस समय P का वैल्यू जो देखो P का वैल्यू अगर 2 है तो समझ लो V का वैल्यू कितना आएगा, 2 1 है, उस समय कुछ 1 आ गया। और PV का वैल्यू कितना आएगा, 2 × 1 मतलब 2 आएगा। मतलब एक समय P का वैल्यू को इधर लिखो, P का वैल्यू इधर लिखो, उस समय जो भी V का वैल्यू आएगा इन दोनों को गुना करके जो भी आएगा उसको इधर लिखो। अच्छा बताओ, P का वैल्यू अगर कुछ बढ़ेगा घटेगा कुछ भी होगा, P का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा कुछ भी होगा, PV का वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा एक जैसा रहेगा। तो इस प्रकार का जो ग्राफ होगा उसका रेखा चित्र ऐसे सीधा चला जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे समझेंगे, देखो यहाँ P का वैल्यू 2 3 4 ऐसे करके कुछ भी होगा, यहाँ एक PV का वैल्यू समझ लो यहाँ 3 है, कितना है 3 है।
जब P का वैल्यू 2 ATM है तो समझ लो P और V का गुणनफल करने पे 3 आएगा, ये 4 होगा, तब भी P और V का जो गुणनफल है वो हमेशा क्या होगा, स्थिरांक होगा। इस ग्राफ को हमको पता है, तुम लोग को पहली बार समझने में थोड़ी दिक्कत होगा, और ये एक्चुअली में इस तरीके से इसको समझाया भी नहीं जा सकता। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देता है, इसीलिए हम इस चीज़ को तुमको समझाने की थोड़ी कोशिश करें। तुमको क्या करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, याद करना है, पेंसिल की सहायता से तुमको बना देना है, ठीक है। प्रकृति अगर इसका पूछेगा, देखो प्रकृति बोलेगा, देखो ये क्या है, दबाव वाला अक्ष है, और ये क्या है, ये तुम्हारा रेखा चित्र, ये जो है इसके क्या है, समानांतर है। तो हम बोल सकते हैं जो एक सरल रेखा जो P अक्ष के समानांतर होती है। इन 3 ग्राफों को तुमको हमको पता है समझ नहीं आया होगा, ठीक है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ अगर इसको समझाने जाएंगे तो 1-2 घंटा तुमको समझाना पड़ेगा, इसीलिए 1 मार्क्स से जैसे क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से हम तुमको समझा देते हैं, तुम लोग अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बोलेगा P वर्सेस V ग्राफ का अंकन करे, तो ये तुमको पेंसिल की सहायता सही से बना देना, ठीक है। देख लेना V इधर लिखा है, P इधर कैसे करना है समझ लेना, अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बोलेगा P वर्सेस V ग्राफ का जो प्रकृति होता है, कर्व होता है, वो कैसा होता है, उसका नेचर क्या होता है, ठीक है, तो आयताकार परवलय है, ठीक है। बोलेगा P वर्सेस 1/V ग्राफ का रेखा चित्र बना है, तो इस प्रकार से बना लेना अच्छे से, ठीक है। एक सीधी रेखा ऐसे बना देना, ठीक है। उसकी प्रकृति क्या होता है, ये जो सीधी रेखा है कहाँ से गया, उद्गम से सीधा गया। बोलेगा P भी मतलब दबाव और आयतन का गुणनफल के साथ दबाव का ग्राफ बना है, मतलब P का वैल्यू कुछ अलग होगा, V का वैल्यू कुछ अलग होगा, दोनों का गुणनफल करोगे तो कुछ अलग यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो गुणनफल हमेशा क्या रहता है, स्थिरांक रहता है, मतलब यहाँ से क्या होगा, ऐसे सीधा चला जाएगा, ठीक है। इन तीनों को तुमको प्रैक्टिस करना, अच्छे से याद करना है। जब भी एग्जाम में ऐसे किस तरीके से पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देंगे तो वहाँ तुमको समझ में कुछ पूछा नहीं जाता है। बोलेगा P वर्सेस 1/V ग्राफ का रेखा चित्र का अंकन करें, ठीक है। बॉयल्स के नियम से संबंधित P वर्सेस 1/V ग्राफ रेखा चित्र का अंकन करें, ग्राफ का अंकन करें, तो ऐसे तुमको कर देना, बस पेंसिल की सहायता इतने करना। नेचर अगर पूछेगा तो ऐसे लिख देना, ठीक है। इसको अच्छे से तुम प्रैक्टिस करना, ये तुम्हें प्रैक्टिस पे हम छोड़ दें, क्योंकि इसको समझाने जाएंगे तो बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। और इस प्रकार से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हो प्रीवियस ईयर करवाएंगे तो तुमको आराम से समझ में आ जाएगा, पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो ये हमारा यहाँ ये सब करने की इन सब चीज़ों को करने के बाद हमारा जो बॉयल्स का नियम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, चार्ल्स के नियम को पढ़ेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तब तक तुम ये वीडियो देखो, इस चीज़ों को अच्छे से समझो, ठीक है। इस ग्राफ को अच्छे से याद कर लो, रट लो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।